I'm very thankful to all the participants, the host, Professor Nashi Khan. जब मैच शुरू होता है तो बड़ा मुश्किल होता है फर्स्ट पहले प्लेयर से लेके जो एंड प्लेयर तक आती है तो गेम बड़ी ख़तरनाक हो चुकी होती है कई दफ़ा। तो आज भी जिस तरह सुसाइड पे बहुत सारे डिस्कशन हो चुकी है, कॉजेज़ भी हो चुके हैं बहुत से। तो लेट मी ऐड फ्यू थिंग्स विच कम टू माई माइंड। आप इस बंदे को पहचानते हैं जो तस्वीर नज़र आ रही है? डार्विन से शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो क्या एक सेल जो होता है, जो इंसान का एक सेल है, उसके अंदर एक सिस्टम होता है सेल्फ सुसाइड का, एपोप्टोसिस उसे कहते हैं। वो सेल जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो जाके एक ऑर्गेनिज्म बनता है, और वो जो ऑर्गेनिज्म बनता है दैट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। सो नाउ सिस्टम्स आर नॉट वेरी सिंपल, द सिस्टम हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। तो एवोल्यूशन में, दिस इज द पिक्चर ऑफ चार्ल्स डार्विन। तो एवोल्यूशन में कुछ लोगों ने काम किया है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट ने, कि क्या रीजंस हो सकती हैं कि जो इंसान है वो सुसाइड जैसा अमल करता है, बिकॉज यूजुअली लाइफ ट्राइज टू सेव इटसेल्फ। तो उनका जो कंक्लूजन था वो ये था कि इंसान की ब्रेन इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि उसका एक आउटकम ये ट्रेजिक आना ही था कि इट्स सो सेंसिटिव, सो काइंड ऑफ कंपैशनेट, and it feels the suffering to such an extent that certain people will choose to end themselves. मुझे याद है मेडिकल स्टूडेंट्स, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था किंग एडवर्ड में, तो वहाँ पे गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे थे कि only man has the choice to get out of the world, not the animals. तो this choice has to be evaluated. तो ये जो एवोल्यूशनरी साइकियाट्रिस्ट, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने देखा कि बहुत सारे सुसाइड्स पेन की वजह से होते हैं। पेन वर्सेस द ब्रेन। तो ब्रेन बहुत हद तक पेन ले सकता है, लेकिन लेट्स से हमारी कैपेसिटी 1000 यूनिट्स तक है। तो इफ़ द कैपेसिटी गोज टू 1001 और गोज टू 2000, तो अल्टीमेटली आवर सिस्टम ब्रेक्स डाउन एंड वी गो टूवर्ड्स इट। एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका ये था कि एवोल्यूशन में जो भी लोग रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं होते, सोसाइटी को कुछ गिव बैक करने के काबिल नहीं होते, ओल्ड पीपल, मोस्टली डिजेनरेटिव इलनेसेस वाले, या वैसे भी कुछ चीज़ें जो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते होते सोसाइटी में, तो सोसाइटी का उनसे ऐसा रवैया होता है कि आहिस्ता आहिस्ता दे आर ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम द कम्युनिटी। जैसे यहाँ पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि अगर एक औरत का बच्चा नहीं हो रहा तो उसका इतना ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट होता है कि हम चाहे हम कहें कि सुसाइड हराम है, लेकिन वी विल पुश दैट पर्सन टू द वॉल टिल दे विल थिंक दैट लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग एंड ऑल दैट साइकिल। फिर कुछ ऐसे लोग हैं, फिर उनका ख्याल है कि जब कुछ लोग डिलीट हो जाते हैं तो उनके जो किन्समैन होते हैं, जो उस कम्युनिटी के बाकी लोग होते हैं, उनको फ़ायदा होता है। तो कुछ लोग, जब आपने देखा होगा कि कैंसर पेशेंट्स मिसाल के तौर पे दे थिंक कि दे आर बर्डन टू द फैमिली, उन पर पैसा खर्च हो रहा है, ठीक उन्होंने नहीं होना, तो वो जब अपना हिसाब किताब करते हैं तो समटाइम्स दे ऑल्सो ऑप्ट टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग। इनका जो चौथा कंक्लूजन था मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उसमें उन्होंने कहा कि जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं दे हैव अ प्रोटेक्टिव रोल। एक बंदा था हु वाज सो डिटर्मिन्ड टू डाई बाय सुसाइड बट ही गेट्स डिप्रेस्ड। जैसे डिप्रेशन होता है उसके अंदर एनर्जी ख़त्म हो जाती है उस एक्ट को पूरा करने के लिए, और दैट गिव्स दैट पर्सन सम टाइम टू थिंक ओवर इट। जब आप चीज़ों से हटते हैं, अपनी सोशल लाइफ से हटते हैं थोड़ी देर के लिए, तो रिफ्लेक्शन, जो थॉट्स को हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसमें देयर इज सम टाइम द पर्सन थिंक्स अबाउट हिज लाइफ, तो उसको डिले मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सब्सटेंस अब्यूज़ में भी आपको पता है कि लॉट ऑफ पीपल सेल्फ मेडिकेट और दे इंडल्ज इनटू ड्रग्स लाइक अल्कोहल बिकॉज दे आर ट्रीटिंग देयर ओन डिप्रेशन, दे आर फेसिंग some kind of heartbreak, some kind of loss of their breakdown of their desire, और जो भी उनकी expectations थी। तो I was reading one of the patients उनका point of view, तो उन्होंने कहा जी मेरे अब्बा जी थे वो जब तक शराब पीते रहे तब तो ठीक थे, the moment he went into recovery, rehab में गए, could think clearly, तो उन्होंने पिस्टल ली, गए and he kind of shot
himself. तो ये था जी evolutionary part. Let's go to the next part. Socrates. अब जो सुसाइड है, क्या ये एक रैशनल अमल है या एक मॉरल अमल है? हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो मॉरल तो नहीं होते बट रैशनल होते हैं. मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स बचाना. आप कहते हैं कि अच्छा मैं इनकम टैक्स बचाता हूँ, अगर फाइन हुआ भी तो इट्स वेरी नेग्लिजिबल और बहुत कम चांसेस है पकड़े जाने के, तो ओके, सो यू टेक दैट डिसीजन. फिर कुछ डिसीजन होते हैं जो ए मॉरल नहीं होते बट उसमें रैशनैलिटी वेरिएबल होती है. मिसाल के तौर पे आपका दाखिला बहुत अच्छी जगह हुआ, नंबर ए प्लेस हार्वर्ड में हो गया, लेकिन यू डिसाइड कि मैं पाकिस्तान में रह के पढ़ता हूँ बिकॉज रैशनली उसमें मेरे खर्चा बच जाएगा और कुछ रीजन हो सकती हैं, तो दैट्स फाइन. सुसाइड में क्या रैशनैलिटी है और क्या मॉरल प्रिंसिपल्स होंगे? तो यहाँ पे जो फिलोसॉफिकल पॉइंट मुझे पसंद आया वो ये था कि वी ऑलवेज इवेल्युएट क्रिटिकली कोई भी स्टेट, नंबर स्टेट 1 और स्टेट नंबर 2, लेकिन स्टेट नंबर 2 होनी चाहिए. क्या मैं शादी से पहले बेहतर हूँ या शादी के बाद बेहतर हूँ? क्या मैं जॉब रख के बेहतर हूँ कि जॉब के बगैर बेहतर हूँ? क्या मैं साइकियाट्री चूज करके बेहतर हूँ या वैसे किसी और? सुसाइड का ये मसला है कि स्टेट 2 हमें नहीं मालूम. स्टेट 2 का हमें कोई अंदाज़ा नहीं कि क्या है. क्योंकि एज अ साइंटिस्ट वी हैव टू टॉक इन रिसर्च टर्म्स. तो जो फिलोसोफर्स होते हैं वो भी एक खास टेक्निकल इंफॉर्मेशन के बीच में खेलते हैं. तो कहते हैं स्टेट 2 तो नॉन एग्जिस्टेंस है. तो डिवीजन क्रिटिकली तब इवेल्युएट हो सकती है जब स्टेज 1 और स्टेज 2 का आपको पता हो. तो यहाँ पे वो फिर गाइडलाइन ये देते हैं मेरे ख्याल में. वो कहते हैं कि इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ एंडिंग ऑफ योर लाइफ, दिस मीन्स यू आर नॉट थिंकिंग क्लियरली. गेट सम हेल्प टू स्टार्ट थिंकिंग क्लियरली. कई दफ़ा हम पटरी से उतर जाते हैं. फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके मैं सामने रखता हूँ. पहला क्वेश्चन है कि क्या इज़ लाइफ वर्थ लिविंग? लाइफ इनहेरेंटली अच्छी है या जिंदा रहना अच्छा है या मरना बेहतर है या मरना बुरा है? तो इसमें वो कहते हैं कि भाई अगर आपने एवेल्युएशन करनी है तो मैं आसान सा तरीका आपको बताता हूँ कि जो हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल है, सबसे बेसिक प्रिंसिपल, फ्राइड ने भी बताया, प्लेजर एंड पेन. अब आपकी पूरी लाइफ में अगर प्लेजर ज़्यादा है यू विल लाइक टू लिव, और अगर पूरी लाइफ में पेन ज़्यादा है, पेन एक्सीड्स द प्लेजर, तो हो सकता है आप अपनी हिम्मत के हिसाब से, अपने डिसिप्लिन की वजह से, अपने स्ट्रेंथ ऑफ योर फेथ और डिफरेंट चीज़ों की वजह से प्रॉब्ली यू कैन फाइट टू अ सर्टेन लेवल. बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू द इम्बैलेंस बिटवीन द प्लेजर एंड पेन प्रिंसिपल. फिर वो कहते हैं कि थिंक ऑफ द लाइफ एज अ वेसल. तो वेसल में हो सकता है बहुत गंदी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, डेथ ऑफ लव्ड वंस हैं, डेथ ऑफ लॉस ऑफ जॉब है, लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट वंस हैं, और भी सब इश्यूज हैं. तो क्या एक लेवल आ सकता है जब द वेसल इज़ नॉट दैट गुड बिकॉज ऑफ द बर्डन? एक और स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि द वेसल इज़ अ फैंटास्टिक वेसल. चाहे जो मर्जी हो जाए, लाइफ विल ऑलवेज बी बेटर देन द डेथ. एक ये व्यू है. ये जो तस्वीर पे चीज़ नज़र आ रही है, कैन समबडी रिकॉग्नाइज इट? ये जो चीज़ है ये इट्स अ डेथ कैप्सूल. तो कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पे उनका ख्याल है वो कहते हैं कि लाइफ बिलोंग्स टू यू एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो इफ़ इन सर्टेन कंडीशंस जहाँ पे लाइफ आमतौर पर वो कंडीशन जहाँ पे डेथ इज़ इनएविटेबल, मिसाल के तौर पे ऐसा कैंसर है कि मौजूदा साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से यू आर डूम्ड टू डाई और प्रॉब्ली यू आर गोइंग टू गेट इनटू अ वेजिटेटिव स्टेट. वहाँ पे दे गिविंग एन ऑप्शन कि आप यू विल बी इवेल्युएटेड बाय अ साइकियाट्रिस्ट, and if the psychiatrist tells you that there is no active psychiatric illness, then you may choose this decision. Decision गलत है, सही है, ये डिफरेंट रिलीजन्स का अपना टेक है, अपने कंट्रीज़ का अपना लॉ है. हमारे यहाँ पे लॉ नहीं है, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई समबडी विल टेक दिस डिसीजन, तो उसके लिए मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ. मिसाल के तौर पे आई नो दैट आफ्टर 1 month आई विल गो इनटू अ वेजिटेटिव स्टेट, डॉक्टर्स के हिसाब से, साइंटिफिक नॉलेज जो भी चीज़ें मौजूदा हैं. Or now after 1 month I will be in a position that I will not be able to take this conscious decision. So 1 month के बाद I will be, मैं आप लोगों के रहमो करम पे होऊंगा, अपने बच्चों के रहमो करम पे होऊंगा, बेगम के रहमो करम पे होऊंगा. If I want to take some decision, I have this 1 month to think about it. This is the discussion which goes on in different ethical debates. whether somebody should take a decision or not. तो उसमें laws भी हैं, rules भी हैं, सब कुछ.
यहाँ पे मुझे आपको लेके चलता हूँ मैं सुसाइड, जैसा मैं स्टार्टिंग बड़ी अच्छी की एपिस्टेमोलॉजी की बात की, इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। सुसाइड इज़ नॉट दैट इवेंट दैट जस्ट हैपन्स, एकदम से हो जाता है। हमें नज़र तो वही आता है सुसाइड कि भी एक बंदा है, वो आपके सामने उसने जंप लगाई एंड ही किल्ड हिमसेल्फ। अगर हम इस टेम्पोरलिटी को हटा दें, टाइम को हटा दें, तो हमारे बहुत सारे एक्शंस हैं विच आर सेल्फ सुसाइड। आपने पढ़ा होगा सिगरेट पीना 5 मिनट ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आर वेरी टॉक्सिक, सम काइंड ऑफ वर्क इज़ वेरी टॉक्सिक। साइकियाट्री इटसेल्फ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का अपना काम बहुत टॉक्सिक है। तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो इस तरह काम करते हैं कि मिसाल के तौर पर आपके पास पिस्टल है तो यू आर एट अ हाई रिस्क। तो जो पुलिस ऑफिसर उसको जब गुस्सा आता है, इम्पल्सिविटी, ही इज़ डिप्रेस्ड, he will kill himself very nicely, he has his bullets and the pistol in his hand. Psychiatrist है, he will keep thinking lot of time लेगा सारा कुछ। और अगर psychiatrist है with a pistol, तो risk factors kind of start multiplying। जिस तरह हार्ट डिजीज़ में जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियली, कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, लाइफस्टाइल ख़राब है और डिप्रेशन है, तो एवरीथिंग इज मल्टीप्लाइंग लाइक एनीथिंग। यहाँ पे हम आते हैं आगे, और जो आज का जो मेन जो मेरा फोकस है दैट इज़ देयर एनी बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट टू सुसाइड। ओके, तो सुसाइड में बायोलॉजी का क्या रोल है? अब किसी भी बायोलॉजी के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि कोई, क्या हम अभी तक किसी भी लैब टेस्ट हम बना सके हैं, कोई हमारे पास एविडेंस है सुसाइड की? क्या हम कोई टेस्ट करके सुसाइड के बारे में पता कर सकते हैं कि सुसाइड इन लोगों में पहले होगा या बाद में होगा? तो गोइंग टू वेरी बेसिक बायोलॉजी, जस्ट थोड़ी सी चीज़ें हैं। अभी तक की जो सबसे ज़्यादा एविडेंस है दैट इज़ ऑफ सेरोटोनिन। तो जो कंसिस्टेंट एविडेंस आई है कि सेरोटोनिन के जो सेरोटोनिन की एविडेंस है कि सेरोटोनिन का लेट्स से जो प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन, प्री ट्रिप्टोफैन, ये अगर कम हो जाता है ब्रेन में, और या सेरोटोनिन का जो मेटाबोलाइट है सबसे कॉमन दैट इज़ कॉल्ड 5-HIAA, 5-hydroxyindole acetic एसिड। तो जो लोग सुसाइड करते हैं उसमें क्रॉनिकली ये कम हो जाता है ब्रेन के अंदर, ये एविडेंस आ गई हमारे पास। फिर सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स, नाउ सेरोटोनिन हैज़ 13 फैमिलीज और उसमें डिफरेंट सब टाइप्स हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसर्च हुई है दैट इज़ ऑन 5-HT1A and 5-HT2A and 5-HT2C। तो 1A और 2C ये डिफरेंट एडल्ट्स और टीनेजर्स में इनकी भी कंसिस्टेंट फाइंडिंग है कि ये रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं। जब सेरोटोनिन कम होती है तो रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, ये काम सी एक मॉलिक्यूलर लॉजिक है। और लेकिन टीनेजर में कुछ इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग्स आई हैं। इसका मतलब है टीनेज सुसाइड इज़ अ बिट डिफरेंट। और हमने लास्ट बात भी की थी एक और डिस्कशन में कि जो टीनेज का जो सेल्फ कटिंग बिहेवियर है या जो सुसाइड बिहेवियर्स हैं, दे आर नॉट हार्ड कोर सुसाइड, दे आर नॉट हार्डवेयर में उतना वो स्ट्रॉन्गली नहीं लिखे गए जितना जेनेटिक्स के हवाले से हमारा ख्याल है। तो हमें जब सुसाइड की बात भी करते हैं तो वी हैव टू डिफरेंशिएट डिफरेंट ग्रुप्स। देयर आर लॉट ऑफ सुसाइड बिहेवियर्स एंड देयर आर some patients या some people who genetically they are predisposed for suicide। तो वो लोग जिसमें सेरोटोनिन का मेटाबोलाइट कम है, वो एक चीज़ में मिल गई, रिसेप्टर्स का मिल गई एविडेंस। फिर हमारी जो डिफरेंट जो हमारे बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, मतलब नॉन एड्रीनर्जिक, इसका भी जो मेटाबोलाइट है MHPG, मिथॉक्सी हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोल, ये भी कम कुछ स्टडीज में आया है, लेकिन ये बहुत कंसिस्टेंट फाइंडिंग्स नहीं है। बाय दिस इज़ अ फाइंडिंग। इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स पे बहुत काम हो रहा है। इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स, साइटोकाइंस, दे आर प्रोटीन्स, और ये डिफरेंट कंडीशन में बढ़ जाते हैं। और जो सबसे सिंपल जो एविडेंस आई है वो इंटरल्यूकिन्स की आई है। तो इंटरल्यूकिन 1, 2, 6 डिफरेंट पेशेंट्स हु कमिट सुसाइड और हु ट्राई सुसाइड या सुसाइड विक्टिम्स के पोस्टमार्टम के बाद जो रिजल्ट्स जो रिपोर्ट होती है तो उसमें देखा गया कि ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज बढ़ जाते हैं। तो प्रॉब्ली दे ऑल्सो हैव अ रोल। सबसे मेजर एक और जो सिस्टम है जो आप सब जानते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा एविडेंस है दैट इज़ द HPA सिस्टम, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। तो ये जो सिस्टम है ये कॉमन स्ट्रेस में बढ़ जाता है।
इसका काम, इसका फीडबैक लूप खराब हो जाता है, इसके आपको पता है कि कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है स्ट्रेस के अंदर, और जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो वी कैन टेस्ट दैट हाइपरकॉर्टिसोल लेवल थ्रू अ चैलेंज ऑफ डेक्सामेथासोन। तो उसके नाम पे एक टेस्ट भी है, दैट इज कॉल्ड DST, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। तो जिन लोगों में ज़्यादा स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन ज़्यादा होगी, वो मोर प्रोन टू सुसाइड, उनमें DST वुड बी एबनॉर्मल। तो सुसाइड वाली जो कैटेगरी है उसमें भी इस टेस्ट का कुछ जिक्र होगा। अच्छा जी, अब इन सब चीज़ों के बाद ये तस्वीर जो है वैसे नज़र आ रही है, ये प्लेटलेट है, और प्लेटलेट मुझे बहुत पसंद है। उसकी रीज़न है कि रिसर्च में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। प्लेटलेट में न्यूरोट्रांसमीटर हैंडलिंग बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर हैंडलिंग होती है। तो प्लेटलेट में 2A जो है उसके लेवल्स के ऊपर भी काम हो रहा है कि पेरिफेरली हम प्लेटलेट का जो रिसेप्टर लेवल है वो चेक कर सकें। न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स, बहुत सारे न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स हैं, जिसमें बड़ा मशहूर ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर है BDNF। ये फैक्टर है जिसकी कोशिश की जा रही है लैब वैल्यू आ जाए और उसको हम चेक कर सकें। अभी तक तो नहीं आई, लेकिन बहरहाल इस पर भी काम हो रहा है BDNF पे। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन मेथड्स की, कि जब सिग्नल्स DNA को हुक्म देते हैं कि आपने सर्टेन प्रोटीन्स बनाने हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी mRNA जो mRNA है, इसका जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट है सुसाइड पेशेंट्स में। उनमें डिफरेंट प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाते हैं। यही प्रोटीन्स ही ने रिसेप्टर बनाने हैं, इन्हीं प्रोटीन्स ने दूसरे केमिकल्स बनाने हैं, साइटोकाइन्स हो चाहे वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हों, तो ये बेसिकली ज़्यादातर प्रोटीन्स ही हैं। फिर जो एविडेंस आई वो है सिग्नलिंग सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर सब कुछ सिग्नल पे ही चल रहा है। और सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल्स एक सिस्टम है बहुत मशहूर, दैट्स कॉल्ड PI सिस्टम, फॉस्फोइनोक्सिडाइड सिस्टम। तो ये जो फॉस्फोइनोक्सिडाइड सिस्टम होता है ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस से शुरू होता है और इसके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। उन प्रोडक्ट्स को भी मेजर करके लैब में कोशिश की जा रही है कि वी कैन प्रेडिक्ट कि कौन सी चीज़ क्या हो सकती है। इसके अलावा एक एरिया है दैट इज़ लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स पे भी काम हो रहा है कि उसका भी कुछ हो सके। चलें इसको हम थोड़ा कंक्लूड करते हैं, कमिंग टूवर्ड्स द एंड। पेरिफेरल प्लेटलेट 2A 5-HTC2A, ये जो एक टेस्ट बन चुका है जो लेबॉर्ट्री के लेवल पे है, एक्सपेरिमेंटल लेवल पे, इसकी जो सेंसिटिविटी है दैट इज़ अबाउट 55%। इट कैन पिक द पीपल हु विल ट्राई टू कमिट सुसाइड। इसकी जो स्पेसिफिसिटी है दैट इज़ अबाउट 76%, यानी कि इट कैन टेल यू कि कौन से लोग में कम चांस है सुसाइड कमिट करने का। जो आपको पता है हर टेस्ट में सेंसिटिविटी होनी चाहिए और स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि हम इजीली लोग पिक कर सकें, कोई छूटे ना, जैसे हम कोविड में करते हैं, वी डू अ स्क्रीनिंग टेस्ट। और फिर स्पेसिफिसिटी होती है टू चेक एग्जैक्टली कि भी ये जो हम चेक कर रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज़ निकल रही है कि नहीं। यहाँ पे हम एंड पे आते हैं और बात करते हैं कि अगर ये सब कुछ इतना आसान है, बायोलॉजी इतनी क्लियर है चीज़ों का, यहाँ तक हमें पता चल गया है कि सुसाइड में जो माइक्रोग्लाया है, जो ब्रेन की जो उसकी जो सेल्स की लेयर है वो चेंज हो जाती है, तो ये उतने हैरत की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वी आर इन अ डायनामिक रिलेशनशिप। बायोलॉजी और एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक रिलेशनशिप में चल रही होती है। क्या सुसाइड रोकना हमारे कंट्रोल में है? दिस इज़ द क्वेश्चन। ये लीगल क्वेश्चन है कि भाई क्या somebody who is trying, क्या आपके पास इतनी वो पावर है, आप अपना डिसाइड कर सकते हैं चीज़ के नहीं कर सकते? इट कुड बी अ लीगल क्वेश्चन ऑल्सो। तो इसकी मिसाल मैं यूँ देना चाहूँगा कि हमारे अंदर बहुत सारी इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जैसे भूख की इंस्टिंक्ट है, तो हमें सबको भूख का सिग्नल आएगा कि जी भूख के प्रोटीन्स बढ़ जाएंगे, कि आपको भूख का टाइम है, एपेटाइट बढ़ जाएगी, हाइपोथैलेमस से सिग्नल आ गया। बट उस भूख को आपने एड्रेस कैसे करना है, यहाँ पे काम आएगा आपकी ट्रेनिंग का, कल्चर का, आप कितना ग्रेटिफिकेशन डिले कर सकते हैं, कितनी ट्रेनिंग। तो एवरीथिंग एनवायरनमेंट विल फॉल इन दिस कैटेगरी। तो भूख की तरह ही आप इसको इम्पल्सिविटी को देख सकते हैं कि आप कितने इम्पल्सिविटी को रोक सकते हैं, एंगर को चेक कर सकते हैं। और सुसाइड इज़ ऑल्सो मोस्टली
It's an impulsive decision, लेकिन sometimes it's a well thought decision. जो biological evidence हमारी psychiatric illnesses की है वो भी यहाँ यूज़ की जा सकती है as an evidence. तो 90% suicide is in psychiatric illnesses. उसमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का रोल समझा जाता है, उसके बाद बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, और इन तमाम चीज़ों में भी genetic component is very evident. Suicide will always remain controversial because it has too many sides. It's not one simple subject. Nobody wants to kill themselves. Suffering is a very subjective occurrence. तो मेरे ख्याल में यहाँ पे I will stop the discussion. बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का और सुनने का. Back to Dr. Maro. शुक्रिया.